आज़ादी के अमृत महोत्सव में आयोजित प्रश्नोत्तरी, जिसके प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताता जा रहा हूं और आप लोग अच्छे से इसको कंठस्थ कर लें, अच्छे से समझ लें। तो शुरुआत है 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें प्रश्न पूछे जाने वाले जो हैं उसको मैं बताता चल रहा हूँ। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे की जो घटना आप लोगों को याद होगी, उसी से संबंधित ये जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय की ये घटना है जो 1857 में घटित हुई थी। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, मंगल पांडे ही उनका नाम है। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। क्यों, कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को ये फांसी दी गई थी। और विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, यह आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किया था। उसके बाद तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था या पांडुरंग था। इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद करें। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से नेतृत्व करने वाले नेता कुंवर सिंह थे। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर थे और पूरी क्रांति का जो जिम्मेवारी थी वो इन्होंने ही संभाली थी। हालांकि यह क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी थी। कुछ इसकी समस्याएं थीं, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ इसके सैन्य कारण थे, काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आया था। जिसमें से बहादुर शाह जफर जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, लगभग 85 साल की उम्र थी इनकी, जिस कारण भी ये क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल थी। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। और इसी प्रकार इसी क्रम से इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो वी.डी. सावरकर ने ये पुस्तक लिखी थी। और 1857 1857 पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। उसके बाद 1857 ईस्वी का जो विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार, ये जो भारतीय जनता की क्रांति है, ये वचन था कार्ल मार्क्स का। इसी तरह इसी क्रम में भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं। ये किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी हीरोज था, जिसका सामना बेगम जो माफ़ कीजिएगा जिसका सामना रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। ये समस्त प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। इसी तरह की प्रश्नोत्तरी आप लोगों के विद्यालय में पूछी जा सकती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफ़र को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो वह स्थान का नाम था रंगून। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में ही की गई थी और इसी समय जो क्रांति का चिन्ह था वो था कमल व चपाती। अब हम लोग बात करें, कुछ महापुरुषों के नाम की सूची दी गई है और उनके जो प्रसिद्ध नारे थे उनको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद था। सुभाष चंद्र बोस, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा नारा इन्हीं का दिल्ली चलो था। अब तीसरे जो क्रम से हैं, आबिद हसन सफरानी जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। महात्मा गांधी जिनके 3 नारे प्रसिद्ध हैं, हे राम भारत छोड़ो और तीसरा करो या मरो। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 नारे ही अपने क्रम से बताए थे, आराम हराम है, ये इन्हीं का है, और हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही नारा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नारों में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह प्रसिद्ध है। उसी तरह से दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, ये जो है नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान था और इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा प्रस्तुत किया था। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया था। विनोबा भावे जय जगत का नारा दिए थे। इसी से आगे हम लोग मंगल पांडे मारो फिरंगी को यह उन्होंने कहा था।
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की मांग रखते हुए नारा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो, यह नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया था। और इसी तरह से श्याम लाल गुप्ता पार्षद विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी क्रम में लाला लाजपत राय, जिनके दो प्रमुख प्रसिद्ध नारे थे, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, अंग्रेजी शासन के ताबूत की साबित होगा। उसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी इन्होंने ही लगाया था। अब हम लोग कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की सूची है, इसको भी हम लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे वीरों के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे हैं जिन्होंने अपने अकेले के दम पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी युवावस्था में सब कुछ त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। आज हमारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों से तो आज़ाद है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी ने इसे अपना बंधक बना लिया है। इससे आज़ादी के लिए हमें एक क्रांति लानी होगी और हमारे देश के युवा शक्ति को एक बार फिर जगाना होगा। आज हम अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़कर जानेंगे कि कैसे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जन चेतना और क्रांति को जगाया था। तो सबसे पहले यहाँ क्रम से मैं बताना चाहूँगा रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। तो देखते हैं, भारत देश के उत्तर में झांसी नाम की जगह है। यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। इनका जन्म महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर डलहौजी था। उसने नियम निकाला कि जिस भी राज्य में राजा नहीं है वहाँ अंग्रेज़ों का अधिकार होगा। उस समय रानी लक्ष्मीबाई विधवा थीं। उनके पास एक गोद लिया हुआ बेटा दामोदर था। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था और अपनी झांसी को बचाने के लिए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों से लगातार 2 हफ्ते तक युद्ध किया, जिस युद्ध में वे हार गई थीं। इसके बाद वे ग्वालियर चली गईं, जहां एक बार फिर उनका युद्ध अंग्रेज़ों से हुआ। 1857 में हुई लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का विशेष योगदान था। इनका नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह 1842 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी, जो कि वाराणसी है, और इनके पति का जो नाम है, झांसी के जो राजा थे, गंगाधर राव था। इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यहाँ से एक प्रश्न उठ के निकल के आएगा। आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने देश की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन नामक सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के समय इन्होंने 9 साल जेल में भी बिताए। आज़ादी के बाद वे होम मिनिस्टर बन गए और फिर 1964 में दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने मोर्चा संभाला था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। 1966 में जब वे विदेश दौरे पर थे, तब अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश था। इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं महत्वपूर्ण बातों पर। तो जवाहरलाल नेहरू, जिसे आज हर एक बच्चा जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज बच्चा बच्चा जानता है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर और नेता भी थे। 1912 में नेहरू जी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में बैरिस्टर की तरह काम करने लगे।
महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आज़ादी की लड़ाई में वे महात्मा गांधी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े रहे। बच्चों से उन्हें विशेष प्रेम था, इसलिए आज भी हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली में उनका निधन हो गया। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 अर्थात 1889 को हुआ था। जन्म स्थान इलाहाबाद और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। अगले जो सेनानी हैं या अगले जो स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी हैं, जिनमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम मशहूर है और लिया जाता है, तो इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। पहली बार यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने ही बोला था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के पिता कहा जाता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने ही स्थापना की थी, जहां भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था, साथ ही ये स्वदेशी काम से जुड़े रहे। बाल गंगाधर तिलक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को आज़ादी की लड़ाई में साथ देने के लिए प्रेरित करते थे। इनकी अंतिम यात्रा महात्मा गांधी के साथ लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। इनका जो जन्म है 23 जुलाई 1856 ईस्वी है। जन्म स्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। अब हम लोग अपने अगले क्रांतिकारी की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नेशनल कांग्रेस के लाला लाजपत राय बहुत प्रसिद्ध नेता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल की तिकड़ी में भी शामिल थे। ये तीनों कांग्रेस के प्रमुख प्रसिद्ध नेता थे। 1914 ईस्वी में ब्रिटेन भारत की स्थिति बताने गए थे, लेकिन विश्व युद्ध होने की वजह से वहाँ से लौट आए। माफ़ कीजिएगा, वहाँ से लौट ना सके। 1920 में जब वे भारत आए, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके विरुद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। एक आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों की लाठीचार्ज से वे बुरी तरह घायल हुए थे, जिसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म है 28 जनवरी 1865 है। जन्म स्थान पंजाब है और मृत्यु इनकी 17 नवंबर 1928 है। अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नाम की ही तरह आज़ाद थे। उन्होंने स्वतंत्रता की आग में घी डालने का काम किया। उनका परिचय इस प्रकार था कि चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई में युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों की एक फ़ौज खड़ी कर दी थी। उनकी सोच थी कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हिंसा जरूरी है, इसलिए वे महात्मा गांधी से अलग कार्य करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का खौफ अंग्रेज़ों में बहुत था। इन्होंने काकोरी ट्रेन लूटने की योजना बनाई थी और इसे लूटा भी था। किसी ने इनकी खबर अंग्रेज़ों को दे दी थी, जिससे अंग्रेज इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद किसी अंग्रेज़ के हाथों नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीनता, पता जेल और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931। अगले क्रांतिकारी जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। 1919 को वे पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। तब उन्हें वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड का पता चला, जिससे वे अचंभित हो गए और 1921 को भारत लौट आए। भारत आकर इन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन की और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अहिंसावादी गांधी जी की बातें उन्हें गलत लगती थीं, जिसके बाद वे हिटलर से मदद मांगने के लिए जर्मनी गए। वहां इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान, जो INA की मदद कर रहा था, समर्पण कर दिया।
जिसके बाद नेताजी वहाँ से भाग निकले, किंतु कहते हैं कि 17 अगस्त 1945 को उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से जुड़े तथ्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 है, उड़ीसा में है, और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 1945 को मानी जाती है। अगले जो क्रांतिकारी हैं, जो कि सर्वप्रथम हैं मंगल पांडे, इनके बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले मंगल पांडे का नाम ही आता है। 1857 की लड़ाई के समय इन्होंने आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी और सबको इसमें साथ देने को कहा। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। 1847 में खबर फैली कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बंदूक का कारतूस बनाया जाता है उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है। इसे चलाने के लिए कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, जिससे गाय की चर्बी मुंह में लगती थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ थी। उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की और इनके जन्म की, इनकी मृत्यु की, तो 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म है। हालांकि 19 जुलाई को मेरा स्वयं का भी जन्म है, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो 1827 है, और जो मेरा जन्मदिन है वो 19 जुलाई है और साथ में 1990 है। तो हालांकि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को नहीं साबित कर सका हूँ, लेकिन फिर भी अपनी योग्यता को मैं हमेशा बताता चलता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह का नाम हर एक बच्चा जानता है। युवा नेता भगत का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था, पंजाब में हुआ था। इनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे, जिससे बचपन में ही इनके मन में देश के प्रति लगाव था और वे बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी, लेकिन हिंसात्मक प्रवृत्ति होने के कारण भगत ने यह छोड़ नवजवान भारत सभा बनाई, जो पंजाब के युवाओं को आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत से कार्य किए। 1929 में इन्होंने अपने आप को पकड़वाने के लिए संसद में बम फेंक दिया था, जिसके बाद इन्हें 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा दी गई थी। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 पंजाब में हुआ था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। दलित परिवार में पैदा हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत से जाति सिस्टम खत्म करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। नीची जाति के होने की वजह से उनकी बुद्धिमत्ता को कोई नहीं मानता था, लेकिन इन्होंने फिर बुद्ध जाति अपना ली और दूसरी नीची जाति वालों को भी ऐसा करने को कहा। भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा सबको समझाया कि जाति धर्म मानवता से बढ़कर नहीं हो सकती, हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अपनी बुद्धि के बदौलत वे भारत संविधान कमेटी के चेयरमैन बन गए और जनतांत्रिक भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। माफ़ कीजिएगा, महू जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। अगले सेनानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय कांग्रेस के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील भी थे। वल्लभ भाई जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। वल्लभ भाई जी ने देश की आज़ादी के बाद भारत को संभाला। आज़ाद भारत बहुत सारे राज्यों में बढ़ गया था, जहां पाकिस्तान भी अलग हो चुका था। उन्होंने देश के सभी लोगों को समझाया कि देश की रक्षा के लिए सभी राजतंत्र समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे देश में सिर्फ एक सरकार की राज्य चलेगी। उस समय देश को ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो उसे एक तार में बांधे रखे, और उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सर्वोपरि था। तो आज़ादी के बाद भी देश में बहुत सारी परेशानियां थीं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से सुलझाया था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड में हुआ था। 15 दिसंबर 1950 में बॉम्बे में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम लोग अपने अगले जो क्रांतिकारी कह लें इनको, तो महात्मा गांधी जी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था।
अहिंसावादी महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लड़ी। वे अहिंसा पर विश्वास रखते थे और कभी कभी किसी अंग्रेज को गाली भी नहीं देते थे। इस वजह से अंग्रेज इनकी इज्जत करते थे। सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन वापस जाओ, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और भी बहुत से आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किए गए थे। वे सबको स्वदेशी बनाने के लिए प्रेरित करते थे और अंग्रेजों के सामान को उपयोग करने से मना करते थे। महात्मा गांधी के प्रयासों के चलते अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ था। मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरोजिनी नायडू एक कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। ये भारत की ये पहली महिला थीं जो भारत व भारतीय नेशनल कांग्रेस की गवर्नर बनी। सरोजिनी नायडू भारत के संविधान के लिए बनी कमेटी की मेंबर भी थीं। बंगाल विभाजन के समय ये देश के मुख्य नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आईं और आज़ादी की लड़ाई में सहयोग देने लगीं। ये पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को अपनी कविता और भाषण के माध्यम से स्वतंत्रता के बारे में बताती थीं। देश की मुख्य महिला सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस अब महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद, इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। बात करते हैं बिरसा मुंडे जी के बारे में। तो बिरसा मुंडे का जन्म 1875 को रांची में हुआ था। बिरसा मुंडे ने बहुत से कार्य किए जो आज बिहार व झारखंड के लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इन्हें धरती का बाबा अर्थात धरती बाबा कहते हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो समाज को सुधारने के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया करते थे। 1894 में अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लगान माफ़ करने को कहा। जब वो नहीं माने तो बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ दिया। 9 जून 1900 महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 रांची में और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हुई थी। बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां की। तो भारत देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अशफाक उल्लाह खान एक निर्भय, साहसी और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे उर्दू भाषा के कवि भी थे। काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां का मुख्य चेहरा था। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्रांतिकारी विचारधारा के अशफाक उल्लाह खां महात्मा गांधी की सोच के बिल्कुल विपरीत कार्य करते थे। उनकी सोच थी कि अंग्रेज से शांति से बात करना बेकार है, उन्हें सिर्फ गोली और विस्फोट की आवाज़ सुनाई देती है। तब राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर इन्होंने काकोरी में ट्रेन लूटने की योजना बनाई। राम प्रसाद के साथ इनकी गहरी दोस्ती थी। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद के साथ अशफाक उल्लाह खां और 8 अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने ट्रेन में अंग्रेज़ों का खजाना लूटा था। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 फरीदाबाद जेल में हुई थी। बहादुर शाह जफ़र, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम की सूची में शामिल है। 1857 की लड़ाई में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ब्रिटिशों की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शाह बहादुर शाह जफ़र ने अपनी विशाल सेना खादी कर दी थी और खुद अपनी सेना के सेनापति थे। इनके इस काम के लिए इन्हें विद्रोही कहा जाने लगा और इन्हें बांग्लादेश के रंगून में निर्वासित कर दिया गया। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान दिल्ली है और इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 जो कि म्यांमार में हुई थी। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, लेकिन देश को आज़ाद कराने में वे हमेशा सभी देशवासियों के साथ खड़े रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में राजेंद्र प्रसाद का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। इन्हें हमारे देश का संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर बिहार से एक प्रमुख नेता बन गए। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इन्हें कई बार जेल में भी यातनाएं सहनी पड़ी थीं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 जीरादेई और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 जो कि पटना में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका नाम मैनपुरी व काकोरी कांड में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। ब्रिटिश शासन के वे शख्स
खिलाफ सख्त खिलाफ थे। वे बहुत बड़े कवि भी थे जो अपने मन की बात कविताओं के जरिए सब तक पहुंचाते थे। ये हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं में कविताएं लिखा करते थे। सरफरोशियों की तमन्ना जैसे महान यादगार कविताएं इन्होंने ही लिखी थी। इनका जन्म 11 जून 1897 सहजनापुर में हुआ था। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। और अब हम लोग अगले जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम है सुखदेव थापर, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सुखदेव देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक थे। इन्होंने भगत सिंह व राजगुरु के साथ दिल्ली के असेंबली में बम फोड़ा था और अपने आप को गिरफ्तार करा दिया था। इसके पहले इनका नाम ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के लिए भी सामने आया था। सुखदेव भगत सिंह के अच्छे मित्र भी थे। इन्हें भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। युवाओं के लिए ये आज भी प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। इनका जन्म 15 मई 1907 लुधियाना में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में हुई थी। शिवराम राजगुरु भगत सिंह के ही साथी थे, जिन्हें मुख्यतः ब्रिटिश राज के पुलिस अधिकारी को मारने के लिए जाना जाता है। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कार्यरत थे, जो भारत देश आज़ादी के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार थे। राजगुरु गांधी जी की अहिंसावादी बातों को के बिल्कुल विरोध में थे। इनके हिसाब से अंग्रेजों को मार मार कर अपने देश से निकाल देना चाहिए था। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 पुणे और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में हुई थी। अब हम लोग बात करें खुदीराम बोस के बारे में। ये सबसे नौजवान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई शुरुआती दौर में ही ये उसमें कूद पड़े थे। बचपन से देश प्रेम के चलते इन्होंने आज़ादी को ही अपनी मंजिल बना ली थी। इन्हें शहीद लड़का कह के सम्मान दिया जाता है। स्कूल में पढ़ने के दौरान खुदीराम ने अपने टीचर से उनका रिवॉल्वर मांग लिया था ताकि वे अंग्रेज़ों को मार सकें। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने पास के पुलिस स्टेशन व सरकारी दफ्तर में बम ब्लास्ट कर दिया था, जिसके 3 साल बाद इन्हें इनके जुल्म में गिरफ्तार किया गया और फांसी की सज़ा सुनाने के लिए कह दिया गया। जिस समय इनको फांसी हुई थी इनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। 3 दिसंबर 1889 को जन्मे हबीबपुर और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1908 कलकत्ता में हुई थी। दुर्गावती देवी अर्थात दुर्गा भाभी। ब्रिटिश राज के खिलाफ ये महिला उस समय खड़ी रही जब देश में महिलाओं को घर से बाहर तक निकलने की इजाज़त नहीं थी। भगत सिंह जब ब्रिटिश अफसर को मारकर भागते हैं तब वे दुर्गावती के पास मदद के लिए जाते हैं। दुर्गावती भगत सिंह के राजगुरु के साथ ही ट्रेन में सफ़र करती हैं, जहां दुर्गावती इन्हें ब्रिटिश पुलिस से बचाती हैं। दुर्गावती भगत सिंह की पत्नी बन जाती हैं, जिससे किसी को शक ना हो। इनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था, जो भगत सिंह के साथ ही आज़ादी की लड़ाई में खड़े हुए थे। उनकी पार्टी के सभी लोग इन्हें दुर्गा भाभी कहा करते थे। दुर्गावती नौजवान भारत सभा की मेंबर भी थीं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 बंगाल में हुआ था। मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1999 गाजियाबाद में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में शामिल नाम की बात कर लें तो इनमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले पेशे से एक शिक्षक थे, जो बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए। गोपाल कृष्ण जी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जाने जाते थे। भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। इन्हें महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्हें काफ़ी स्नेह एवं उनका सम्मान करते थे। उनकी भारत के देश के प्रति कर्तव्य एवं देशभक्ति के कारण वे काफ़ी प्रचलित हुए और अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। कोल्हापुर मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 में हुई थी। हमारे अगले जो क्रांतिवीर हैं, हमारे अगले जो सेनानी हैं, इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म के बारे में कौन नहीं जानता है। भारत के पहले और आखिरी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि मिली थी। पेशे से मदन मोहन मालवीय जी एक पत्रकार एवं वकील दोनों थे। ये अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। मदन मोहन मालवीय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। इन्होंने ही बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय औपनिवेशिक की स्थापना की थी। यह भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और भारत के स्वतंत्र होने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, यहाँ पर हुआ था। इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब हम लोग बात करें शहीद उधम सिंह, जो कि हमारे इस आज की वीडियो के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनके बारे में भी आइए ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आपने सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा। उस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह कम उम्र के वीर बहादुर शहीद उधम सिंह जी थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस हत्याकांड को देखा जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस हत्याकांड का जिम्मेदार डायर ने जिस क्रूरता से यह हत्याकांड कराया था, उसे इन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने संकल्प लिया कि आज से उनके जीवन का केवल एक ही संकल्प है, जनरल डायर की मृत्यु। इसके बाद वे क्रांतिकारी दलों के साथ शामिल हुए। भगत सिंह और क्रांतिकारी नेताओं के पद चिन्हों पर इन्होंने चलते हुए इन्होंने अपना योगदान दिया और फिर अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म स्थान सोनम गांव, जिला संगरूर, पंजाब में है और इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। इनकी मृत्यु 31 जुलाई 1940 को हुई थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। इसको आप लोग सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, जिसमें 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको सफलतापूर्वक जो है सम्मान के साथ हम लोग अच्छे से विदा कर सकें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।